की माननीय प्राचार्य आदरणीय अर्चना जी, मेरे परम आत्मीय और देश के जाने माने पत्रकार श्रीमान अशोक जी, इस संगोष्ठी के समन्वयक प्रोफेसर खुराना, संचालन कर रहे अनिल पांडे जी और उपस्थित सभी प्रबुद्ध शिक्षकगण और शोधार्थी, बहुत अच्छा विषय है। देश भर में इसके आयोजन हो रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में, जैसा कि माननीय खुराना जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया और देश का जनमानस ये जाने, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी, कि देश की स्वाधीनता में आज हम जिस सम्मान के साथ जी रहे हैं, सिर उठाकर जी रहे हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में, उस भारत ने, हमारे पूर्वजों ने इस आजादी को प्राप्त करने के लिए कितने बलिदान दिए, कितने कष्ट सहे, कितनी यातनामय कारावास की वर्षानुवर्ष दिन और रात की पीड़ा झेली, तब हम वास्तव में आजादी के महत्व को, उसके उपयोग को समझते। आजादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, हम तो आजाद हैं, जो मन में आएगा वो करेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है आजादी को लेकर, जहां दूसरे की नाक शुरू होती है वहां आपकी आजादी समाप्त हो जाती है। आजादी परस्पर एक दूसरे के हितों का संवर्धन करना, तब पूरा समाज सुखी बनेगा। और तब पूरी मानवता संवर्धन। खुराना जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम लोग कभी इस पर ध्यान नहीं देते। भारत एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र हुआ, केवल अपने लिए नहीं, हम तरक्की करें, बड़ा देश बन जाए, दुनिया में सबसे बड़ा नाम हो, पूरे विश्व को, पूरी मानवता को, उसका पोषण करना, उसे समृद्ध करना, ये भारत की भूमिका है। हमारे ऋग्वेद में ऋषि ने, भारत तो ऋषि परंपरा का देश है मित्र, ऋग्वेद में हमारे ऋषि ने कहा, मनोभव, मनुष्य बनो। उसने ये नहीं कहा कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, पत्रकार बनो, अफसर बनो, IAS बनो, जो बनना है बनना, लेकिन सबसे पहले मनुष्य बनो। दुनिया में केवल भारत ही वो देश है जिसने मनुष्यता के संवर्धन का मार्ग दिखाया। और ये केवल हम नहीं कहते, कि आजादी के अमृत महोत्सव को बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा। भारत स्वतंत्र कैसे हुआ, हमारी अपनी क्या भूमिका हो,
भारत की क्या भूमिका हो। आज सारी दुनिया, अभी कोरोना काल का जिक्र हुआ, किस तरह भारत ने इस लंबे संघर्ष में विश्व में न केवल अपने नागरिकों की जीवन सुरक्षा के लिए, बल्कि दुनिया में अनेक ऐसे देश जो असहाय हैं, संसाधनहीन हैं, उनकी भी मदद की और एक रोल मॉडल की तरह भारत पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ। और भारत हमारा देश है, हम इसका गुणगान करें, ऐसा नहीं है। आज दुनिया के जो बड़े बड़े समाज विज्ञानी हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, वो भारत को किस नजरिए से देख रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में हमें इन सब बातों को समझना पड़ेगा, जानना। आप सब प्रबुद्ध हैं, पढ़ते लिखते हैं। एक बड़े नामी ब्रिटिश इतिहासकार ने अर्नाल्ड टाइम, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उसमें उन्होंने दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई, फिर कैसी संपन्नता आई, कैसी समृद्धि आई, दुनिया ने कितनी तरक्की की, बड़ा विस्तार से वर्णन है। और उन्होंने अंत में लिखा है कि ये प्रगति, पैसा, समृद्धि, इस सब के कारण दुनिया के देशों में स्वार्थ का टकराव और संघर्ष शुरू हो गया। बात मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा, आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब जब हमारे राष्ट्रपति थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो गए। उन्होंने वहां दीक्षांत उद्बोधन में बहुत सारी बातें कही, पर सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमारे विश्वविद्यालयों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, डिग्री, इसके साथ साथ चरित्र निर्माण की भी शिक्षा। ये शिक्षा का जो मूल रूप है। आज एक वाक्य बोला जाता है, नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, वही सबसे बड़ा ताकतवर है। पूरी दुनिया को वही जीत सकेगा। दुनिया को जीत के क्या कर लोगे? क्या करोगे? एक विज्ञापन, हम सब टीवी देखते हैं, टीवी में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, सीरियल बहुत सारे आते हैं, विज्ञापन बहुत सारे आते हैं। तो हम प्रबुद्ध हैं, हमारे देखने का नजरिया, हमारे पढ़ने का नजरिया क्रियात्मक हो, क्रिएटिव हो, तो हम उसमें से भी काम की चीज पकड़ते हैं। मैं तो पत्रकार हूं, अशोक जी के साथ बहुत सानिध्य मेरा, बहुत सी बातें इनसे सीखी है। मेरी आदत है दूसरों को सीखना। उसमें एक विज्ञापन आता है, छोटी छोटी बातें जीवन को संवारती है। बढ़िया ड्रेस पहन ली, बढ़िया खाना, अच्छे से रेस्टोरेंट में खाए, ये प्रगति का सूचक नहीं है, ये दिनचर्या है। किसी के पास थोड़े कम अच्छे कपड़े हैं, किसी के पास बढ़िया है, कोई थोड़ा कम सुस्वादु भोजन करता है, कोई इतना करता है कि उसको खाया भी नहीं जाता। ये जीवन की प्रगति का लक्षण नहीं है। जीवन की प्रगति का लक्षण है आपका सोच क्या है, आप अपने सोच को आधुनिक बना पाए कि नहीं। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमारी सोच को क्रिएटिव बनाती है। वो विज्ञापन आता है एक एनर्जी ड्रिंक का, बच्चों को पिलाते हैं ना, बच्चा लंबा हो जाएगा, बच्चा ताकतवर हो जाएगा। मार्केट तो बड़ा चालाक हो गया है, आपकी जेब से कैसे कैसे पैसा निकालना है। लेकिन आप देखिए उसमें जीवन का एक बड़ा सूत्र है। जैसे मैंने कहा कि हम नॉलेज के आधार पर दुनिया को जीत लेंगे। क्या करोगे जीतकर? जीतने का असली अर्थ क्या है, वो इस विज्ञापन की एक लाइन हमको बताती है। एक माँ है, अपने बच्चे को दौड़ना सिखाती है, दौड़ में अव्वल आएगा, तो वो बोलती है, एक तो ये होता है
कि बच्चे को खुश करने के लिए हम खुद पीछे रह जाते, बच्चे को आगे कर देते हैं। पूरी ताकत से दौड़ती है, बच्चा पूरा दम लगाता है और बच्चा फिर एक दिन जीत जाता है, मां पीछे रह जाती है। तो वो जो संवाद मां बोलती है, जिस दिन मेरा बेटा मुझे हराएगा उस दिन मैं जीत जाऊंगा। आप देखिए जीतने का अर्थ क्या है। मैं जीत गया, ये कोई बड़प्पन नहीं है। आजकल तो जीतने के हथकंडे हो गए बहुत सारे, लेकिन मां कहती है, मां की शक्ति है। भारत तो, हम तो धरती को माता मानते हैं। मां भारतीय समाज जीवन की धुरी है। मां केवल स्त्री नहीं है हमारे लिए, मां हमारी आत्मिक चेतना की शक्ति है। और वो मां कहती है, जिस दिन मेरा बेटा मुझे हरा देगा मैं जीत जाऊंगी। भारत दूसरे को जिताकर दूसरे को खुशी देने वाला, इस सिद्धांत पर जीने वाला देश है। और इसलिए भारत जब स्वतंत्र हुआ, केवल एक देश स्वतंत्र नहीं हुआ, केवल दुनिया में एक और नया राष्ट्र उदय हो गया, ऐसा। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पूरी दुनिया की उत्पीड़ित, पूरी दुनिया की तिरस्कृत, उपेक्षित जो मानवता थी, उसमें आशा का संचार करने वाली एक शक्ति के रूप में भारत का उदय हुआ। इस भूमिका को हमें समझना है। और भारत की ये भूमिका मित्रों तब संपूर्ण होगी जब हम भारत माता की संतान है, प्रत्येक नागरिक उस दायित्वबोध से अपने को समृद्ध करेगा, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता है, समृद्धि केवल पैसा नहीं होता, हमने उद्योग लगा दिए हो गया, ठीक है। हम अपनी आत्मिक चेतना को लोकोपकारी बनाए। हम सब शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, बड़ा पैकेज, बड़ी नौकरी, अखबारों में खबरें छपती हैं। अमुक विद्यार्थी को इतने करोड़ का पैकेज है, उसके घर वाले खुश, विद्यालय खुश, टीचर हमारा विद्यालय, बहुत गर्व की बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन शिक्षा का अर्थ इतना नहीं। शिक्षा केवल रोजगार के लिए नहीं। मैं वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती। हम सारा जोर आज इसी बात पर देते हैं, शिक्षा को रोजगार पर बनाओ। बहुत अच्छी बात है। जीवन की आवश्यकताओं के लिए धनोपार्जन बहुत आवश्यक है, लेकिन गुरु नानक देव ने बड़ा सुंदर एक शब्द लिखा है, श्री गुरु साहब ने, वो है तो उसकी एक पंक्ति है, विद्या विचारी तां परोपकारी। विद्या, शिक्षा विचारशील बनाती है, परोपकारी भाव से जीना सिखाती है। अगर शिक्षा के द्वारा, विद्या के द्वारा इस भाव बोध को विद्यार्थी के जीवन में, अपनी संतान के जीवन में हम उकेर नहीं पाए, तो फिर शिक्षा किताबी ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई। आज आप खबरें पढ़ते हैं, मैं तो वर्षों अखबारों से जुड़ा रहा, कैसी दर्दनाक खबरें कभी कभी हमें छापने को मिलती थी, छापनी पड़ती थी, सूचना देनी है लोगों को ताकि वो सजग रहे। MBBS की पढ़ाई सबसे ऊंची मानी जाती है, कितनी मेहनत करके उसमें नाम आता है, खुशी फैल जाती है। लेकिन अगर ऐसी खबर आपको पढ़ने को मिले कि अमुक डॉक्टर, भले ही अपवाद स्वरूप है, लेकिन डॉक्टर को भगवान मानता है, और डॉक्टर डिग्री पूरी होने के बाद जो शपथ लेते हैं, कितने उदात्त भाव से। लेकिन अगर कोई डॉक्टर
आंख का इलाज कराने आए मरीज की किडनी निकालना शुरू कर दिया। कितना भयावह है। इसको ये कहकर हम नहीं टाल सकते कि एक आध घटना हो गई। हालांकि एक आध घटना नहीं है, बहुत सारी घटना है। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारी बुद्धि केवल अपने स्वार्थों के लिए चलती है, अपने कैरियर को बड़ा बनाने के लिए चलती है, अपने हितों के पोषण के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए चलती है, तो भारत की आत्मनिर्भरता और समृद्धि का क्या अर्थ बचता है? के लिए, सुख के लिए, मानवता के उन्नयन के लिए जी रहा है। हमारे ऋषियों ने कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् जन्मना स्वं स्वं चरितम शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। ये कोई एक धरती का टुकड़ा जहां एक समाज रह रहा है, सरकार बन गई, तरक्की हो रही है, इतना भर नहीं है भारत। भारत एक चैतन्य रूप है जो सारी दुनिया के आनंद के लिए स्वं स्वं चरितम, अपने जीवन के आदर्श से पूरी दुनिया की सुख समृद्धि का मार्ग दिखा। प्रत्येक नागरिक, हम उस भारतवर्ष के वंशज हैं।